नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो हम लोग जो है टोटल DIE से टोटल 17 टेस्ट जो है आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 18 देखेंगे और मार्केट में जितना DIS का टेस्ट अवेलेबल है उसका ये टेस्ट जो है लास्ट है। इसके बाद अगर कुछ अवेलेबल होता है तो हम इसमें ऐड करके करा देंगे, यानी DIS का आपका टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया अभी तक का टोटल। जहाँ तक कि दूसरा टेस्ट एक अवेलेबल है जो बेहतर सा टेस्ट है GS वर्ल्ड वाला, तो उसका फेज 1 और फेज 2 वाला हम लोग कर लिए हैं। फेज 2 में एक टेस्ट बस बचा हुआ है। फेज 3 वाला जो है टेस्ट हम करेंगे। और इसके अलावा जो है PCS मंत्रा से हम लोग टेस्ट देख रहे थे, तो अगर इसमें बात करेंगे PCS मंत्रा में यदि देखें तो इसमें टोटल हम लोग जो है 8 टेस्ट देख चुके हैं। तो रिमेनिंग जो इसमें टेस्ट बचा हुआ है इसको भी हम लोग देखेंगे। और पैरेलली हम लोग जो है RO से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वगैरह देखे थे, तो उसमें जो है प्रीवियस ईयर 3 साल का आपका क्वेश्चन जो है करा दिया गया है। ठीक है, यानी लेटेस्ट जो 2021 में एग्जाम हुआ था और उससे पहले वाला एग्जाम, तो वो सब जो आप सभी जाके देख सकते हैं। तो जो लोग नए होते हैं उनके लिए बताना जरूरी होता है। ठीक है, उसके पैरेलली जो है RO से रिलेटेड जो है अभी हाल फिलहाल जो है आपको 2 वीडियो और मिला है, और वो जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है बट सब्जेक्ट वाइज है। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो वैसे तो एनालिसिस हो चुका है, तो आप देख सकते हैं और रेंज आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियरली आप लोग को रेंज पता चल गया होगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनाए जा रहे हैं। तो चलिए आज DIS का हम लोग टेस्ट नंबर 18 करेंगे। और ये टेस्ट जो है आपका GS के ऊपर बेस है, यानी अगर बात करें तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, यानी GS का टेस्ट होगा। प्लस इसमें जो है करेंट अफेयर आपका 2023 का कवर किया गया है। करेंट अफेयर यदि बात करेंगे तो इसमें 2023 का करेंट अफेयर है, सितंबर 2023 का। ये भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो जैसा हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं उसी रूप में आज फिर हम लोग देखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल एक आध दिन जो है आपको टेस्ट वगैरह नहीं अवेलेबल हो पाया था। ठीक है, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण अभी थोड़ा फेस्टिवल सीजन वगैरह भी चल रहा था। चलिए, तो हमारा कोशिश रहेगा कि आप सभी के लिए जो है कंटिन्यू काम करते रहें। अच्छा, उसके अलावा PYQ का एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें 2 ही टॉपिक अभी हुआ है आपका। ठीक है, तो वो भी हम जल्द ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग का यदि रिस्पॉन्स सही रहता है तो कोई सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इस टेस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। जो अध्याय इसका टेस्ट नंबर आपका 18 बनेगा। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। और आप लोग जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले, जिनके पास OMR सीट नहीं है वो 1 से लेके 140 तक नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, आज बोर्ड में थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो आप लोग नंबरिंग कर लेंगे। एक एक करके हम लोग को प्रश्न देखेंगे। देखिए, अब इकोनॉमी से यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट हो रहा है आपका। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिखा है व्यापार संतुलन जो है अभिलेख में शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन जो है अभिलेख में क्या शामिल किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, ये बोर्ड में थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है। ओके, चलिए, तो पहला प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, व्यापार संतुलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, केवल दृश्य व्यापार का विवरण इसमें होता है। केवल अदृश्य का, एक निश्चित समय अवधि के किसी देश के माल का निर्यात मूल्य से आयात मूल्य को घटाकर अवशेष को, या ए और सी दोनों। आंसर करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, बात किया जा रहा है व्यापार संतुलन का। ठीक है, तो व्यापार संतुलन में यदि बात करेंगे तो कोई भी देश है, मान लीजिए, निर्यात कितना कर रहा है और आयात कितना कर रहा है। तो निर्यात जो वैल्यू होता है और जो आयात वैल्यू होता है, तो निर्यात वैल्यू माइनस आयात वैल्यू, ठीक है, जो भी अवशेष बनता है उसी को हम लोग व्यापार संतुलन जो है अवशेष को बोलते हैं। और ये जो होता है आपको आयात निर्यात वाला विवरण जो होता है, ये केवल जो है आपको वस्तुओं के लिए होता है, सेवा के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो केवल वस्तुओं के लिए होता है, इसलिए इसको हम लोग दृश्य व्यापार में रखते हैं। तो यहाँ पे तो केवल दृश्य व्यापार जो है, और एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के माल या निर्यात मूल्य में आयात मूल्य को घटाकर जो अवशेष प्राप्त होता है,
ये दोनों आंसर कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यानी सेवा को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एकाधिकार तथा प्रति जो है बंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP को किस समिति के सुझाव पे समाप्त कर दिया गया है? किसके जो है सुझाव पे इसको समाप्त कर दिया गया था? आपका मोनोपोलीज एंड जो है रेस्ट्रिक्टिव जो है ट्रेड जो है प्रैक्टिसेस को, जो आपका मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव जो है ट्रेड जो है प्रैक्टिसेस एक्ट जो था, किस समिति के सुझाव पे इसको समाप्त किया गया था? चलिए आप लोग आंसर कर लेंगे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस जो है BS राघवन समिति। ठीक है, 1970 में लागू हुआ था। केसी जो है दासगुप्ता समिति की सिफारिश पे 1970 में इसको लागू किया गया था। और अगर पूछा जाता कि लागू किया गया था, तब आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, केजी जो है दासगुप्ता समिति। ये लागू कब हुआ था? 1970 में। समाप्त कर दिया गया 2000 जो है अप्रोक्स 2000 में इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पे देखेंगे तो एम जो है RTP के स्थान पे अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। साख मुद्रा में अगर वृद्धि होती है तो नगद जो है कोषानुपात यानी CRR में क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। कैश रिजर्व रेशियो में क्या चेंज आएगा? घटेगा, बढ़ेगा, ए या बी दोनों है, संभव है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है साख मुद्रा में अगर वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगर साख मुद्रा में वृद्धि होगी तो नगद जो कोषानुपात होगा, आपका कैश रिजर्व जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी जैसे वाणिज्यिक बैंक है, अगर CRR भी वाणिज्यिक बैंक का टोटल जमा का एक भाग ही होता है, एक अंश होता है, कि हिस्सा होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के पास जो है अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ता है, ये CRR जो है रखना पड़ता है। अभी कितना CRR चल रहा है करेंट अफेयर में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर बैंक का जो साख सृजन है अगर अधिक होगा, ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये सुमेलित करना है, एक तरफ शोध संस्थान है और स्थिति है, ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, आंसर करें इसका। राष्ट्रीय भू जो है भौतिकी अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है और पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन ये दिख रहा है आप सभी को। देखिए अगर राष्ट्रीय जो है भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपको हैदराबाद में है, तो ऑप्शन ए का 2 बन जाएगा। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये आपको धनबाद बन जाएगा। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जो है फॉर माइक्रो जो है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट है पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, तो ये आपको जो है ये बन जाएगा, ये जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपको ये चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, इसको 4 कर लेंगे यहाँ पे। ये पारिस्थितिक विज्ञान ये आपका बेंगलुरु में है। 2 1 4 3 2 1 4 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अच्छा, PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ दिया है, ज्वाइन कर लेंगे उसे आप सभी, जिनको भी PDF वगैरह चाहिए। अभी हाल फिलहाल 2-4-5 दिनों से PDF कुछ अपलोड नहीं किया गया है, मैं कोशिश करूंगा तो आज आपको जो है PDF कुछ अपलोड कर दूंगा। और सारा PDF आपको आज तक मिला है तो मिलेगा, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। देखिए एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है, क्या समझा जाता है, अल्प बेरोजगार, मौसमी, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर कीजिए। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए काम का तलाश ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बेरोजगारी का डिफिनीशन आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर मार्केट रेट पे जो है आपको, मार्केट रेट पे आप जो है किसी काम के तलाश में है और आपको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तब आप बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, अपने स्किल के हिसाब से। ठीक है, एक जो आपको मजदूरी मिलता है उससे अगर कम मजदूरी मिल रहा है तभी भी आप बेरोजगार कहलाएंगे, यानी एक मिनिमम जो प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काम का तलाश ही नहीं कर रहा है तो सिंपल सा बात है, इसको तो हम लोग जो है बेरोजगारी कैटेगरी में डालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐच्छिक बेरोजगार इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे। बाकी यहाँ पे मौसमी बेरोजगार है, जो खास मौसम में यानी कुछ समय में जो बेरोजगार होता है, यानी कुछ समय काम कर रहा है, यानी कृषक वगैरह जनरली ज़्यादातर इसमें
रहते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है? जो संक्षिप्त नाम है उसके बारे में कहाँ उपबंध किया गया है, पूछा गया है, बताइए। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो है 393। ठीक है, अनुच्छेद 393, इसमें क्या दिया गया है, संविधान का संक्षिप्त नाम जो है भारत का संविधान यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला देखिए, कथन कारण है। बाकी ऑप्शन वैसे ही एज इट इज है जैसे पहले ऑप्शन रहता है आपका। पहला है कि राष्ट्रपति जो है संशोधन विधेयक पे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। दूसरा देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें। ऑप्शन यहाँ आप सभी को दिख ही रहा होगा। देखिए पहला यहाँ पे ऑप्शन था आपका, अभिकथन में राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पे अपनी जो है सहमति देने के लिए बाध्य होता है, बात सही है, सहमति देना ही होता है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट देखेंगे तो लिखा है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ये जो है बाध्य कर देने की बात की गई थी, तो ये गलत है। ये आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 आया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 24वां जो है 1971, और इसी में इसको बाध्य किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, कथन सही है और कारण तो क्लियरली गलत है, तो एक्सप्लेनेशन का बात ही नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, ये स्वयं जो है लागू होते हैं, ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये समाजवादी प्रकृति के होते हैं। नीति निर्देशक तत्व देखिए स्वतः ही लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे असत्य पूछा गया था। और आपको पता है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 और आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक पूरा आपको दिया गया है। और ये इसका जो है सकारात्मक प्रकृति का होता है, गैर न्यायोचित भी होता है, ये बात ध्यान देंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। ठीक है, इसके आधार पे आप न्याय जो है नहीं कर सकते हैं, तो ये सब सही था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है, के एम मुंशी कृपलानी या भीमराव अम्बेडकर? तो भीमराव अम्बेडकर का ही स्टेटमेंट था आपका। कैग के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कैग के बारे में अगर पढ़ना है आपको, आर्टिकल 148 वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? गलत कथन ढूंढना है, इसमें 2 कथन है, देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख ही रहा होगा। पहला देखें, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज्यादा नहीं होगी। देखिए तो यहाँ पे पूछा गया असत्य कथन, गलत बताना है। तो देखिए सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये तो सही बन जाएगा। सहकारी समिति का निदेशक का अधिकतम संख्या 31 से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए 21 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, और गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पे हो? जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पे, देखिए सुबह आके आप लोग लाइव जो है, जो टेस्ट देना चाहते हैं लाइव दे सकते हैं। ठीक है, देखिए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पे है? सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। तीसरे स्थान पे यहाँ पूछा गया था। ठीक है, जनघनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व का, तो सबसे अधिक किसका है, तो गाजियाबाद का है, गाजियाबाद 1 नंबर पे है, याद रखेंगे। और इसका जनघनत्व कितना हो जाएगा, 3971। इसके बाद बनारसी हो जाएगा आपका 2 नंबर पे, बनारसी का कितना है, तो बनारसी का जो है 2395। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा, इसका है 1816। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी गंगा में किस नदी से मिलती है? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्नौज में मिलती है। तो ये सब तो फैक्चुअल है। अब प्रश्न का नेचर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपसे प्रश्न बनाए जाएंगे आपके एग्जाम में। कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? यानी दोनों जगह ये काम करता है, रिहांद बांध है या राजघाट है या गंडक है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन बी, राजघाट बांध परियोजना। ठीक है,
ये आपको गंडक तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है संयुक्त है। ठीक है, तो ये आपको राजघाट जो है परियोजना, ये बेतवा नदी पे बना हुआ है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों इससे लाभ उठाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सुमेलित करना एक तरफ संग्रहालय है, एक तरफ उनकी स्थिति है। फैक्चुअल सा प्रश्न है ये। लोक कला संग्रहालय है, भारत कला भवन संग्रहालय है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है और रानी महल संग्रहालय है। देखिए यहाँ पे सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे। लोक कला संग्रहालय जो है कहाँ पे आपको, लखनऊ में है, तो एक का तो एक ही बनेगा। भारत कला भवन संग्रहालय ये वाराणसी में है। राजकीय जो है पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज, और रानी महल संग्रहालय ये झांसी में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न है आपका, चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? लोयस का मैदान, समपर्याय मैदान, कास्ट मैदान या ग्लेशियल मैदान। चूने के पत्थर के चट्टानों के घुलने से जो मैदान निर्मित होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कास्ट मैदान। ठीक है, चूने के पत्थर के चट्टानों से जो निर्मित मैदान होता है उसे कास्ट मैदान कहते हैं। अब लोयस मैदान यहाँ पे दिया है, तो हवा द्वारा जो उड़ा कर लाई गई मिट्टी और बालू से जो निर्मित मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? लोयस मैदान बोलते हैं। समप्राय मैदान जो है किसे बोलते हैं? तो समुद्र तल के जो निकट स्थित मैदान होता है। अब इसका निर्माण कौन करेगा? तो नदी के अपोर्दन के फलस्वरूप ही होगा। नदी दुबी निक्षेप वगैरह लेके आती है, तो ये समप्राय मैदान जो आपका हो जाएगा। ग्लेशियल मैदान के बारे में अगर जाने तो ये हिम के जमाव से निर्मित होता है। तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला देखें। सोलह तारा है क्या? गंध रहित धुआरा है, एक प्रकार का पुच्छल तारा है, गंध युक्त धुआरा है या बौना तारा है? एक सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन नंबर सी, गंध युक्त जो है धुआरा। चलिए अगला देखते हैं। विषव वह स्थिति है, ये सिंपल सा प्रश्न है, विषव किस सिचुएशन को बोलते हैं? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर अगर लंबवत पड़ती है इसे बोलते हैं, या मकर रेखा पर जब लंबवत पड़ती है, या सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ती है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका जो है, मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ये 0 डिग्री लाइन हो गया। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो गया है, ऊपर नॉर्थ ही होता है नीचे साउथ। ये 23.5 नॉर्थ हो गया, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, 23.5 साउथ। आंसर करें। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो ये बीच वाला ही विषुवत रेखा इस पर लंबवत पड़ेगी, तो इसे विषव, हम लोग ऐसे स्थिति को विषव बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो दिन और रात क्या होता है? जनरली बराबर होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है? जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, एरोसोल है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारक यहाँ पूछा था। ठीक है, तो एरोसेल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कला, विज्ञान, पर्यावरण या शांति? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण। तो ये 1986 से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए पुरस्कार जो है दिया जाता है। व्यक्ति, संस्था, किसी को भी दिया जा सकता है। अगला देखें। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई थी? वर्ल्ड जो है वाच इंस्टीट्यूट है, ग्रीन पीस है, ट्रैफिक है या आईपीसीसी है? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन पीस। तो ये ग्रीन पीस जो है ये कब बना था, ये भी कहीं पूछा जाए तो ये 1971 में बना था। ठीक है, चूंकि देखिए आर में ईयर वगैरह पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यही जो संस्था बना था, ये नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बना था। ये पूछा गया है कि सिल्वी कल्चर है क्या? फसल, फल, वृक्ष, फसल, ईंधन का पेड़। ठीक है, ये आप लोग आंसर करें इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फसल ईंधन का जो है पेड़, ये सिल्वी कल्चर हो जाएगा आपका। ठीक है, और नेक्स्ट देखें यहाँ पे। तो पेड़, चरगाह और पशु। ठीक है, पेड़, चरगाह और पशु ये हो जाएगा आपका
ये इसमें जो ऑप्शन है पहला फसल, फल और वृक्ष, तो फसल, फल और जो है वृक्ष हो जाएगा, ये एग्रो हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। ठीक है, और फसल प्लस ईंधन का पेड़ जो है एग्रो सिल्वीकल्चर में आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हमको एक बार प्रश्न ये देख लेने दे। ये क्या पूछा है आपका, सिल्वीकल्चर है क्या? सिल्वीकल्चर, ठीक है, चलिए इसका बी ही आंसर कर लेंगे, बी ही सही है। अगला देखते हैं, आयल जयपर क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है या कच्चा तेल है? ये देखिए ये बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पे सत्य बताना है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। आंसर करें। देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखेंगे इसका उद्गम जो है कैलाश श्रेणी में जो है दक्षिण मानसरोवर झील से होता है, और वहाँ पे कांगसी ग्लेशियर है, वहीं पे इसका उद्गम है। उद्गम भी पूछा जा सकता है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। और ये गुम्फित जलमार्ग बनाते रहती है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग ऐसे बनाते रहती है, और ऐसे में विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप इसी मार्ग पे है। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। अगला देखें, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये सही सुमेलित बताना है, आंसर करें। बुल्लर झील जो है गोखुर, वेमनाथ झील जो है वेलिंगटन द्वीप, लोनार है, क्रेटक झील, सभी सही सुमेलित हैं। देखिए आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही सुमेलित है। अब बुल्लर झील के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे ये जो है बना हुआ है। ठीक है, और ये गोखुर झील से ही, और ये बेमनाथ झील जो है वेलिंगटन द्वीप, ये सारा ही यहाँ पे सही है। और बेमनाथ झील जो है कहाँ पे, केरल में स्थित है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लोनार झील तो ये आपका महाराष्ट्र में। किसे प्राकृतिक का गुर्दा भी कहा जाता है? सदाहरित वनों को, आर्द्र भूमियों को, मैंग्रोव वनों को या प्रवाल भित्तियों को? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का जो है गुर्दा, तो ये आर्द्र भूमियों को बोलते हैं। अगला देखते हैं, ये सुमेलित करना है। एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी है और उनका स्थिति है, तो ये क्वेश्चन हम लोग किसी जो है टेस्ट पेपर में इसको किए थे। बाल्को है, नाल्को है, हिंडाल्को है, आपका इंडाल्को है। देखिए बाल्को जो है इसका स्थिति जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। नाल्को के बारे में बात करें, तो ये जो है दामन जोड़ी, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका 3। और हिंडाल्को जो हो जाएगा रेणुकूट। और इंडाल्को जो है, ये है इंडाल्को, ये हिंडाल्को, ध्यान देंगे। तो इंडाल्को जो है जेके नगर, तो ये 2 बन जाएगा, 4 3 1 2। और आपका ये 4 3 1 2 तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। अगला देखते हैं, पूर्वी भारत में जो है हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? पूर्वी भारत में हरित क्रांति का पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ, ऐसा क्या वजह था? जोत का छोटा आकार होना, पूंजी का अभाव होना, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास या संरचनात्मक और संस्थागत विकास? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक और संस्थागत विकास का कमी के कारण पूर्वी भारत में ये चीजें देखने को नहीं मिली थी। हरित क्रांति जो 1966 में हुआ था, आप सभी को पता है कि कृषि जो है उत्पादन में तीव्र गति से जो वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है पंजाब, हरियाणा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो काफी देखने को मिला था, लेकिन और जगह देखेंगे, ठीक है, तो जोत का छोटा आकार जो है होना, ये भी कारण बन सकता है, पूंजी का अभाव हो सकता है। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, लेकिन यहाँ पे था कि कौन नहीं है। ठीक है, ये सब इसके कारण है। ठीक है, देखेंगे पूर्वी भारत में तो जोत का छोटा आकार भी है, पूंजी का अभाव तो है ही, सिंचाई व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। तो ये जो कारण दिया है कि संरचनात्मक और संस्थागत विकास की वजह से, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे ईयर आपको लिखना है और बस सजाना है इसको। मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया? बंगाल विभाजन हुआ। बहुत आसान सा प्रश्न, आंसर करें। देखिए मुस्लिम लीग आपका कब बना था? ठीक है, ढाका में 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये भी आपको 1900 जो है 5 में हुआ बंगाल विभाजन। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार की बात करें,
इनको जो है कब मिला था, ये 1900 जो है आपको 13 में। और नेक्स्ट देखेंगे सूरत में जो है कांग्रेस का विभाजन की बात करेंगे, ये हुआ था 1907 में। अब सीक्वेंस तो आप लोग लगा लिए होंगे। सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 4 और 3। 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। भूमध्य सागरीय जो है जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रमुख विशेषता है? कैलिफोर्निया है, साइबेरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या ढाका बांग्लादेश है? देखिए जनरली कैलिफोर्निया वगैरह में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और ये जो साइबेरिया रूस वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तो शीत जो है शीतोष्ण वाला जलवायु यहाँ पे देखने को मिलता है। पश्चिमी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला देखिए, ये आपको सुमेलित करना है। मायोग्लोबिन है, कर्कट रोग है, सर्पगंधा, हीमोग्लोबिन है, ये सब होने से क्या प्रभावित होता है, इसको सुमेलित करें। अच्छा प्रश्न है। देखिए मायोग्लोबिन है, तो मायोग्लोबिन जो है ये एक पेशी कोशिका 4 हो जाएगा। कर्कट रोग जो हो जाएगा आपका विकिरण जो है चिकित्सा। और सर्पगंधा ये जो है आ जाएगा प्रशीतक हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का परिवहन ये बन जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 31। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त जो है ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित होता है कहाँ पे? अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो जाता है और कहाँ पे स्टोर रहता है, ये पूछा गया है। आसान सा प्रश्न, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। लीवर जो है यकृत सही आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसका? ये किसका जो है ब्रांड है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2? ये जो है आपको मक्का का ब्रांड हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन, वो एक उसका रूप है, ठीक है, यानी आजकल प्रयोग जो है कृषि में क्षेत्र में बहुत होता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? रुधिर में कैल्शियम की कमी होगी तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एसटीएच हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, पैराथायराइड हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड जो है ग्रंथि के ठीक पीछे इसका स्थिति होता है। 2 प्रकार का जो है यहाँ पे हार्मोन स्रावित होते रहता है, एक पैराथायराइड है और एक कैल्सीटोनिन होता है। पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होता है? जब रुधिर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम का मात्रा जब अधिक हो जाए तब क्या होता? तो आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कैल्सीटोनिन जो है हार्मोन स्रावित होने लगेगा यदि कैल्शियम का मात्रा अधिक हो जाए तो। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब नाम सुने होंगे। सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या माल्टोज? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। तो ये जो हो जाएगा आपका मोनोसैकेराइड हो जाएगा, ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखेंगे तो माल्टोज भी ऑप्शन में दिख रहा है, माल्टोज क्या हो जाएगा? तो ये डाइसैकेराइड हो जाएगा। चाहे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब जो है डाइसैकेराइड हो जाएंगे। पॉलीसैकेराइड जो है स्टार्च हो जाता। अगला देखें, विटामिन और रोग है, इसको सुमेलित करना है। साइनोकोबालामिन है, कैल्सीफिरोल है आपका, टोकोफेरॉल है और राइबोफ्लेविन है। ये आपका ऑप्शन रहा। देखिए साइनो जो है कोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो है एनीमिया, तो एनीमिया रोग होता है इससे, साइनो जो है कोबालामिन से। तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल जो हो जाएगा ये रिकेटस हो जाएगा। और टोकोफिरोल ये बन जाएगा आपको जनन जो है शक्ति में कमी। और राइबोफ्लेविन ये बन जाएगा त्वचा का इसमें फटना। तो 2 1 4 3 और 2 1 4 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में उनके स्थापना वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पूना सार्वजनिक सभा है, सत्यशोधक समाज है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है और आर्य समाज है। यहाँ पे तो आपको ईयर याद होना चाहिए।
जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूना सार्वजनिक सभा, ये रनाडे द्वारा बनाया गया था। कब? 1867 में। नेक्स्ट देखिए सत्य शोधक समाज, ये जो है ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा, ये 1873 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे अगर, तो ये 1866 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और आर्य समाज की बात करेंगे तो ये 1875 में किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पे आप सीक्वेंस लगा सकते हैं इजिली। इसमें देखिए सबसे पहले जो घटना हुई है ये आपको ये 3, फिर 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है ये बताना है, इसमें गलत कौन है? विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय वेश्भग कहा जाता था। क्रय विक्रय को वेश्भग के नाम से जाना जाता था। आंसर करें। इसमें क्या बताना है आपको? असत्य यानी गलत ढूंढना है। देखिए विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा जो है प्रचलित थी, तो ये बात तो क्या है? सही है। दास प्रथा उस समय देखने को मिलती थी और मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था उसको वेश्भग के नाम से जाना जाता था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा गया तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ना तो 1 ना ही 2। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा हुआ था। विजयनगर का राजधानी क्या था आपका? हम्पी था। अगला देखिए 1872 में स्थापित इनाम कमीशन, इसका उद्देश्य क्या था आखिर इनाम कमीशन का? शिक्षा का विकास करना, अकाल का निवारण करना, भूमि संबंधित विवेचना, या भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार करना। देखिए इनाम कमीशन जो है डलहौजी के समय ये स्थापना किया गया था 1852 में। और ये भूमि संबंधित जो है, भूमि जो भी भूमिकर रहित जो जागीर था उसको पता लगाने के लिए और ये किया गया था। और ये भी ध्यान रखेंगे कब किया गया था? 1852 में। अगला देखें, मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत कथन इसमें ढूंढना है आपको। सीता राजकीय भूमि से होने वाले आय को बोलते थे। बलि एक प्रकार का भू राजस्व होता था। हिरण्य नगद कर होता था। पर्ण निःशुल्क श्रम और बेगार। इसमें गलत बताना है कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने जो है आपातकालीन कर को बोलते थे, और ये जो निःशुल्क श्रम और बेगार को जो है आपको विष्टि के नाम से जानते थे। बाकी सब यहाँ पे सही है। वर्ष 1908 में सेवा सदन का स्थापना किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया है। तो ये बहराम जी जो है मलाबारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एस बंगाली का नाम आता है। ठीक है, और इसके बाद राधाकांत देव हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। तो अग्निहोत्री के द्वारा तो आपको जो है देव समाज बनाया गया था 1807 में, देव समाज। ठीक है, राधाकांत देव की बात अगर करेंगे तो इनके द्वारा धर्म सभा का स्थापना किया गया था। कब? 1830 में। ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 41। निम्नलिखित में से जो है किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? मालदीवा है, हंगरी है, रोमानिया है और ऑस्ट्रिया। चूंकि चर्चा में है तो एक आध प्रश्न बनने का चांस है यहाँ पे। देखिए यूक्रेन जो है आपको पता ही है कि पूर्वी यूरोप में उसकी स्थिति है। और रूस हो गया, बेलारूस, पोलैंड हो गया आपका, रोमानिया, हंगरी, मालदोवा और स्लोवाकिया, ये सब सीमा लगाता है। तो ऑस्ट्रिया जो है सीमा नहीं लगाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बन जाएगा। ये मैप का प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है? यानी स्थानीय जो है पवनों का नाम अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे में एक प्रश्न पूछा गया, फैक्चुअल सा प्रश्न है। सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यामो। अब यहाँ पहला है कारा जो है वुरान, ये जो है आपको तरीम बेसिन में चलने वाला धूल भरा आंधी होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको सिराको है। सिराको जो है सहारा मरुस्थल के जो है उत्तर की ओर भूमध्य में बहने वाला गर्म और शुष्क रेत भरा ये पवन होता है। फान है, तो ये फान जो है आल्पस पर्वत के उत्तरी जो है आपको झाल के सहारे बहने वाला एक पवन है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कोई कर विधि का प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं, इसका उल्लेख भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 265। ठीक है, अनुच्छेद 265 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली आपको मेंशन है
कि कोई कर जो है विधि के ही प्राधिकार से अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, क्लियरली लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 200 जो है 66 का भी चर्चा है, तो इसमें क्या लिखा गया है, तो भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। 264 देखेंगे तो ये जो है वित्त आयोग के बारे में, इसमें अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग होगा, एक वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और 254 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये जो है सांसद के द्वारा जो है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के असंगति का प्रभाव से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता है, पुलिस है, विधि और व्यवस्था, या कारागार है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो ये जो है आपको विषय किसका है, तो ये समवर्ती सूची का है। राज्य सूची का यहाँ विषय पूछा गया था, नहीं है। बाकी देखेंगे तो पुलिस हो गया, विधि व्यवस्था, कारागार, ये सब जो है आपको राज्य सूची के सब्जेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, तो इसमें जो है ये वनस्पति उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण कहते किसको हम लोग, तो जहाँ जीव जंतु वनस्पति और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण को हम लोग स्वस्थानीय बोलते हैं। स्वस्थान संरक्षण में शामिल नहीं है, ये पूछा गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? एक तरफ परियोजना और एक तरफ वर्ष है। ठीक है, टाइगर परियोजना है, हाथी है, गैंडा परियोजना है, हिम तेंदुआ परियोजना। ठीक है, देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, टाइगर परियोजना 1973 में आया था, ये बात सही है। हाथी परियोजना 1992 में, गेंडा परियोजना 1987, हिम तेंदुआ परियोजना 2010 दिया है। हिम तेंदुआ परियोजना जो है 2009 का था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 47। पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो है कक्ष वनस्पति अनुवांशिक संस्थान केंद्र की अवस्थिति कहाँ पे है? देखिए, सही आंसर क्या बन जाए आपका? उड़ीसा में। ये फैक्चुअल सा प्रश्न है यहाँ पे। जैव विविधता जो है अभिसमय किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था? जैव विविधता अभिसमय, यानी सीबीडी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कन्वेंशन ऑन जो है बायोलॉजिकल जो है डाइवर्सिटी के बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 का था। मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ये गैर बाध्यकारी समझौता है, भारत ने सन 1992 में इस पे हस्ताक्षर किया था। ये बहुत बार अभी तक रिपीट करके प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सही आंसर यहाँ पे असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ये बात सही है। 1992 से जो है भारत इस पे हस्ताक्षर भी किया है, और ये एक गैर बाध्यकारी समझौता है, ये लिखा है। ये इस पे स्टेटमेंट एक बाध्यकारी है, गैर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल जो है कार्रवाई करना शामिल है। किसमें एसडीजी में जो आपका गोल है उसमें किस नंबर में इसको रखा गया है, ये पूछा गया है। तो ये जो है गोल नंबर 13 में है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला देखिए, पैरेलली आप लोग आंसर करते रहे। निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। विनिपेग नहर जो है गेहूं की मंडी हेतु विश्वविख्यात है। विनिपेग यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है। इसमें कौन सा सही है, ये बताना है। देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ये गेहूं की मंडी के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन विनिपेग जो है यूरेशिया में स्थित यहाँ पे दिया है। ये जो है आपको कनाडा में स्थित है। दूसरा तो क्लियरली गलत हो गया था। विश्व का सबसे बड़ा सीसा जिंक की सुलीवान खान कहाँ पे है? ये कहाँ पे हो जाएगा? कनाडा में। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो है केवल आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकता है। इसमें आपको क्या बताना है? गलत कथन बताना है। ठीक है, आंसर करें। देखिए, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, बात सही है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। 14 दिन तक ही जो है राज्यसभा इस पर रोक लगा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, नहीं भेज सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
और ये आपसे पूछा गया था, तो आंसर बी सही हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारतीय संविधान के भाग और एक तरफ उपबंध है, इसमें सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है। भाग 9 के क में पंचायत है, 15 में निर्वाचन है, 17 में राजभाषा है। ठीक है, आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 9 के क में जो है यहाँ पे पंचायत नहीं, नगर पालिका के बारे में आपको दिया गया है, बाकी सब यहाँ पे सही है। सुमेलित करना, एक तरफ राज्य है, लोकसभा का सीटों का संख्या है। ठीक है, आप लोग आंसर करें। देखिए यहाँ पे राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राजस्थान में जो है टोटल कितना 25 सीट है, तो ये का तो 4 बनेगा। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका टोटल 11 सीट है, 3। मध्य प्रदेश में जो है 29 सीट है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में जो है आपको ये 42 सीट है, तो 1 हो जाएगा। सबसे अधिक आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4 3 2 1, और 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है बताना है। किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसी एक या दोनों सत्रों का सत्रवासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें सही आपको आंसर करना है। देखिए कोई भी सदन है उसका स्थगन जो है कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी ही करता है। सही है। किसी एक या दोनों सत्रों का सत्रवासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। तो देखिए जो फॉर्मेट में टेस्ट बनाया गया इसी फॉर्मेट में आपका लगभग जो है आर का पेपर रहेगा, यानी मिसलेनियस रहेगा। कंटिन्यू आपको पॉलिटी नहीं देखने को मिलेगा, कंटिन्यू ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं, मिसलेनियस रहेगा ऐसे। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ के प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत नहीं किया दिया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, संसद के सदस्य हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, राष्ट्रपति है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तीसरी अनुसूची के तहत दिया गया था। आप देखेंगे तो संसद के सदस्य हो जाएंगे, संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के जो है सदस्य और मंत्री हो जाएंगे, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा। राष्ट्रपति को जो है शपथ के बारे में जो है अनुच्छेद 60 के तहत जो है तो इसमें पूछा गया था। अच्छा अगला पूछा गया कौन सा ही सुमेलित नहीं है ये बताएं। एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ विषय है। 105, 312 है, 114 और 131 है। चलिए देखिए पहला है अनुच्छेद 105, तो इसमें जो है संसदीय विशेषाधिकार के बारे में, तो सही है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अनुच्छेद 114 बजट। अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक के बारे में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के बारे में, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बजट के बारे में जो है, बजट शब्द तो कहीं है नहीं संविधान में, इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये जो है आर्टिकल 112 में है। ठीक है, तो बजट शब्द कहीं नहीं है। अगले देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन सा नीति निषेधक तत्व जोड़ा गया था? नीचे दिए कूट की सहायता से जो है इसमें आपको बनाना है। चलिए देखिए अब ऑप्शन दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए चौथा ऑप्शन इसमें उपरोक्त सभी है, 3 ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा। समान आचार संहिता, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, 1, 3 और 4। एक तीन क्या पूछा गया था इसमें? अच्छा इसमें सही जो है पूछा गया है। ठीक है 1 मिनट इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है इसमें समान आचार संहिता वाली बात तो नहीं थी। समान आचार संहिता तो आपको मूल संविधान में ही है, तो ये जोड़ा गया था, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। एक तो नहीं होगा, एक नहीं होगा तो ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है इसको करेक्ट कर लेंगे। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद जो है 352 को वापस लिया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए बात हो रही है 352 को। 352 वगैरह जो है जनरली कब आपको देखने को मिलता है? जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तब 352 लगाया जाता है। और ऐसे में जो है आपको ये साधारण बहुमत के भी संसद से क्या वापस लिया जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित जो है सल्तनत कालीन शासक उनके वंश युग में
वो में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शासक है और एक वंश है। खिज्र खां जो है सैयद वंश के, अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और कैकुबाद की उमर्स खिलजी वंश के। कौन लोग कौन से वंश के थे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे गलत पूछा गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैकुबाद जो है क्यूमर्स। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये खिलजी वंश में जो है गलत हो जाएगा। अगला देखिए, शाहजहां ने किसे जो है गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तानसेन को, अबुल हसन है, लाल खां या लाल मुकुंद? सही आंसर क्या बन जाए? ऑप्शन सी, लाल खां। ये जो है संगीतज्ञ थे लाल खां, और इन्हीं को गुण समुंदर का उपाधि जो है दिया गया था। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। एक तरफ नगर संस्कृति है, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का या लोहे का हल। तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। देखिए, नगर संस्कृति, और नगर संस्कृति के बाद लोहे का जो है हल आया, और इसके बाद जो है चांदी का सिक्का और नेक्स्ट सोने का सिक्का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता आया था, और उसको हम एक नगर सभ्यता, नगरीय सभ्यता में इसको जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही पहले होता। उस समय जो है लोहे के बारे में ज्ञान था नहीं, वैदिक काल में लोहे के बारे में जाना गया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 ही बनेगा। ठीक है, 1-4 कर लेते तो आपका आंसर बन जाता। अगला देखें, त्रिपिटकों में से किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया? यानी बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। अब त्रिपिटक में आपको पता ही है कि विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम पिटक है। तो दार्शनिक सिद्धांत के बारे में कहाँ बताया गया आपको? अभिधम पिटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे जो है, सुत पिटक के बारे में जो है, सुत पिटक में क्या बताया गया है? यहाँ पे धार्मिक सिद्धांत दिया गया है। जबकि विनय पिटक में देखेंगे तो संघ के संबंधित नियम और आचार जो है, शिक्षाएं वगैरह के बारे में बात किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से जो है की गई है? देखिए, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम्मन, ऑप्शन नंबर सी। कम्मन जो है रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायण नाम से इन्हीं के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनत कालीन शासक का सेनापति था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? सही आंसर क्या हो जाएगा? अब ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बख्तियार खिलजी ही था। और वो जो है 1206 में आपको पता है कि मोहम्मद गोरी का मृत्यु होता है। उसके बाद जो है ऐबक वंश, गुलाम वंश आता है, और उसी समय जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसी के समय में ये था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था? तो फैक्चुअल सा प्रश्न है, आंसर करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दारा सिको। दारा सिको जो है कादरी सिलसिले का अनुयायी था। और इसके प्रवर्तक कौन थे अगर पूछ दिया जाता तो अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, अगला देखते हैं। मुगल जो है शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़े से युक्त बांस के छड़ को क्या बोलते थे? जरीबाना, तनब, खूत या तकावी? इसको क्या बोलते थे? तनब बोलते थे। ठीक, अब यहाँ पे जरीबाना भी है, तो जरीबाना जो है जरीब से जो भूमि मापने का था, और यहाँ पे खूत है, तो ये गांव में जो है राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। तकावी के बारे में बात करें तो सरकार द्वारा जो है किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था ये तकावी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? आंसर करें इसका। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैलाश जो है नाथ मंदिर। चोलों से संबंधित नहीं था, पूछा गया था। कैलाश नाथ मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्णदेव प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया है। बाकी सब यहाँ पे जो है ये चोल के शासन में है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर के द्वारा नहीं चलाया गया है? रहस्य है, संशब है, इलाही है, निसार है? देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, निसार। तो निसार आखिर किसके द्वारा चलाया गया था? ये जो है जहांगीर के द्वारा चलाया गया था, और ये तांबा का सिक्का था। जबकि मुहर, यहाँ पे संशब, इलाही, ये सब अकबर के द्वारा आपको चलाया गया था। इतलाक प्रथा के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है? इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था।
इतलाक नामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों का वेतन प्राप्त करते थे। इसमें बताना है कौन सही है। देखिए यहाँ पे तो जो है क्लियरली जो है दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। सहकारी बैंकों में से किस एक को रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है? पुनर्वित्त, ये केंद्रीय सहकारी है, राज्य सहकारी बैंक है, या प्राथमिक साख समिति है, उपरोक्त सभी। देखिए सहकारी अगर बैंकों की बात करें तो एक तो राज्य सहकारी होता है, एक केंद्र वाला होता है, और एक जिला। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य वाला जो है उसको पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा है, तो ऑप्शन बी ही बनेगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 73। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था? बीमा क्षेत्र का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, ते मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। कथन कारण पूछा गया है पहला, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करता है। थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों के अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए पहला दिया है कि विकासशील अगर अर्थव्यवस्था है तो थोड़ा सा जो है मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है कि थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने का प्रेरणा मिलता है। ठीक है, अगर मूल्य वृद्धि होगा तो जो भी उत्पादक वर्ग है वो ज़्यादा उत्पादन करेगा तो बिल्कुल प्रेरणा मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हो तो सही है। ऐसे आइडियल जो है मुद्रास्फीति की बात किया जाए तो 4 ± 2% की बताई गई है। ठीक है, ये आइडियल माना गया है, यानी 2 से 6% तक। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए जो है सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में बताना है, इसका आधार वर्ष 2004-5 है। इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है। यानी आपको होलसेल जो है प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सही कथन यहाँ पे बताना है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है ये। आधार वर्ष जो है इसका 2004-5 तो था, लेकिन ये चेंज कर दिया गया 2017 में, और इसका आधार वर्ष अब क्या हो गया है 2011-12। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या हो जाएगा 2011-12। दूसरा है कि इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक, यानी क्या त्रैमासिक होता है, तो ये मासिक आधार पे होता है। त्रैमासिक यानी 3 महीने पे एक बार नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव विकास करना था? देखिए मानव विकास जो है ये आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में, और 1992 से 97 तक। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेकर सिटी है, न्यू हेब्राइड है, ग्रेट हैरिंग पॉन्ड है, नेवर नेवर जो है लैंड है। बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ग्रेट जो हैरिंग पॉन्ड है ये, तो ये आपको क्या हो जाएगा सुमेलित यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे क्योनकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया, न्यू जो है ब्राइड जो है वनावातु, और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे तो नेवर नेवर जो है लैंड, ये जो हो जाएगा आपका सही है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा पठार जो है इरावदी तथा सालीवन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा सान का पठार। अगला देखते हैं, अफ्रीका महादेश में एटलस पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? ये मैपिंग का एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए। देखिए मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, सब में जो है आपको एटलस पर्वत का विस्तार है। कथन कारण दिया गया है, पहला देखें,
प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अग्नि वलय कहा जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आपका 80 है। आंसर करें, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों ही सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है काकेशस राज्य में शामिल नहीं है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है, लाटविया। देखिए पहले ही हम बताए थे इस प्रश्न को आपको काकेशस राज्य के बारे में। ठीक है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ये सब जो है काकेशस राज्य में शामिल है। यहाँ पे लाटविया है, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 82। कौन सा सुमेलित नहीं एक तरफ देश और एक तरफ इनका उपनाम है? देखिए जिब्राल्टर है, भूमध्य सागर का द्वार इसे बोलते हैं, आयरलैंड को एमलैंड जो है द्वीप बोलते हैं। और बहरीन है, मोतियों का देश है। स्टॉकलैंड है आपका कॉकपिट ऑफ यूरोप। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे जो स्कॉटलैंड है इसको लैंड्स ऑफ जो है केक्स बोलते हैं। अगला देखें, महाद्वीप और उनके सबसे बड़े देश युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाद्वीप है एक तरफ और क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा देश एशिया का सबसे बड़ा रूस है, अफ्रीका अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका यूएसए है, दक्षिणी अमेरिका ब्राजील। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? यूएसए नहीं, कनाडा है। अगला देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है। मोजाम्बिक है, जाम्बिया, इरिटिया, सेनेगल है। आंसर करें, ये सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इरिट्रिया। इरिट्रिया जो है अस्मारा इसका जो है राजधानी है, ना कि नागपुर। बाकी सब सही है। मोजाम्बिक मापुतो है, जाम्बिया लुसाका, सेनेगल डकार है। हुमायूं ने जो है दोहराई का युद्ध किस शासक को पराजित किया था इसमें? अच्छा, युद्ध जो है हुआ कब था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था आपको 1532 में। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, महमूद लोदी को जो है इसमें पराजित किया गया था। अगला देखें, सुमेलित करना है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य है, निमकाचार्य है और माधवाचार्य है। कौन संप्रदाय से लोग जो है जुड़े हुए थे? देखिए शंकराचार्य जो है ये स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य ये वैष्णव संप्रदाय से, निम्बकाचार्य ये जो है सनक संप्रदाय से, और माधवाचार्य जो है ये ब्रह्म जो है संप्रदाय से। 3-1 जो है 4-2, 3-1-4-2 तो ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने दीवान नाम का एक काव्य संग्रह का संकलन करवाया था? ये जो है बाबर के द्वारा कराया गया था। अगला देखें, अमीर खुसरो के द्वारा अपनी किस रचना में भारत की जलवायु का विवरण दिया गया है? खजाइन उल फतू है, आसिका है, किरानुल सदायन है, नूह शिपार है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नूह शिपीर। अगला देखते हैं आपको प्रश्न संख्या 89। इसमें बताना है कौन सा सही है। जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा की प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख शक छत्र पर रुद्रदामन के शासक और विजयों का जो है प्रमाण इसमें प्रस्तुत होता है। इसमें क्या सही बताना है आपको? देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको? देखिए ये जो है शक छत्र पर रुद्रदामन के शासक के विजयों का प्रमाण इसमें मिलता है। ये बात तो आपको क्या है, सही है। लेकिन पहले लिखा है कि अभिलेख प्राकृत भाषा के सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण किया गया है, ये संस्कृत भाषा में अभिलेख है। ये तो स्टेटमेंट ही गलती हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से आपका केवल 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ राज्य वंश और राजधानी है। होयसल है, कदम्ब है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है। ठीक है, देखिए होयसल ये राजधानी द्वार समुद्र, कदम्ब कदम्ब राज्य वंश का हो जाएगा वनवासी, पल्लव पल्लव का कांची, और राष्ट्रकूट ये हो जाएगा मान्यखेत। 2-1-4-3 और 2-1-4-3 जो है ऑप्शन नंबर डी में।
तो ये प्रश्न संख्या 90 था। 91 देखते हैं अब। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? बौद्ध और जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी हैं। दोनों धर्मों में आत्मा की मान्यता है। आंसर करें, आसान सा प्रश्न है, इसमें असत्य ढूंढना है आपको। देखिए, पहला तो यहाँ पे आपको सही है, बौद्ध और जैन दोनों अनिश्वरवादी हैं। दोनों धर्मों में आत्मा की मान्यता है, ठीक है। तो ये जो है जैन धर्म में आत्मा का मान्यता है लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा और ऐसे में ऑप्शन बी बन जाएगा। ये आपका हड़प्पा स्थल और नदी है, यानी सिंपल सा आपको सुमेलित करना है कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था। देखिए रोपण यहाँ पे दिख रहा है, रोपण जो है आपका सतलज नदी किनारे, तो 1/4 हो जाएगा। कालीबंगन ये जो है घग्गर नदी। और नेक्स्ट देखेंगे चनहुदड़ो, तो ये जो हो जाएगा सिंधु। और सुतका गेंडोर ये जो हो जाएगा आपका दास्क। 4-2-1-3, 4-2-1-3 जो ऑप्शन नंबर सी में। अगला आपका एवर जो है ग्रीनिंग शब्द प्रायः प्रयोग में आता है। एवर ग्रीनिंग, ठीक है, आंसर करें। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पेटेंट के संदर्भ में जो है शब्द हम लोग देखने को मिलते हैं, जब जो है पेटेंट वगैरह आप समांतर जो है उसमें इस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम और ईवार जो उपग्रह केंद्र हैदराबाद। तो फैक्चुअल सा प्रश्न देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ईवार जो है राव सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ पे आपको, हैदराबाद नहीं, ये कर्नाटक बेंगलुरु में है। बाकी सब यहाँ पे सही है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक गर्भधारण के निर्धारण का हार्मोन कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। 96 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों के निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है? तो ये टायरोसिन हो जाएगा। अगला देखें, कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें सही कौन है। रुधिर जो है प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के शरीर में पाया जाता है, केवल स्तनियों के शरीर में। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। पलीहा को शरीर का रुधिर बैंक भी कहा जाता है। इसमें सही कथन आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए बिल्कुल ही बात सही है, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों में पाया जाता है। रुधिर का निर्माण जो है आपको लाल अस्थि मज्जा में होता है। पलीहा को शरीर का रुधिर बैंक भी कहा जाता है। सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 95। कथन और कारण दिया है, लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग बोलते हैं। ऐसा रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग प्रकाश उत्पन्न किया जा सके उसे ही प्राथमिक रंग कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 98। देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देखिए लाल हरा और नीला को ही क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग। और इन्हीं के मिलाने पे आपको सारा रंग प्राप्त होता है, रेशियो अलग अलग होता है, एक ट्रेंगल बनता है। ठीक है, और साइंस वाला मैं आप सभी को बताया, हम फिजिक्स का रिवीजन में इसको पूरा एक्सप्लेन करके, दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्यूरी होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला देखते हैं 100। कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, यौगिक और उपयोग है इनका? देखिए पोटेशियम जो है ब्रोमाइड है फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम सल्फेट जो है और ब्रक में, मोनो पोटेशियम जो है टार्टरेट, श्वेत जो है पिगमेंट में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोनो जो है पोटेशियम टार्टरेट। ये जो है इसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में होता है, यही आपको गलत हो जाएगा। कथनों पर विचार करना है। पहला देखिए, हाइड्रोजन बम के जनक जो है एडवर्ड टेलर को बोलते हैं। हाइड्रोजन बम नियंत्रक संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पे काम करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें।
देखिए हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर को ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये संलयन अभिक्रिया दिया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। ये आपको अनियंत्रित जो है संलयन अभिक्रिया पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, नियंत्रित। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सही कथन बताना था, तो केवल एक ही हो जाएगा। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है? हृदय रोग हो गया, उच्च रक्तचाप, या अस्थियां कमजोर होने लगता है, या डिप्रेशन का। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। जब कोई अंतरिक्ष यान में ज़्यादा दिन तक रहे, तो ऐसे में जो है उसका अस्थि वगैरह का घनत्व वहाँ पे कम होने लगता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया? देखिए तो ये सही उत्तर आप लोग ये होंगे ऑप्शन नंबर बी, 2012। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है आपको 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त, ठीक है, उपलोक आयुक्त जो है अधिनियम 1975 पारित किया गया था। और ये भी आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है लोकायुक्त कौन थे, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिशंभर दयाल, न्यायमूर्ति बिशंभर दयाल। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ दर्शनीय स्थल है और एक तरफ जनपद है? यूपी स्पेशल है ये प्रश्न आपका। देखिए मुगल जो है घाट है, शाइना मंदिर है, व्यास टीला, चक्र तीर्थ जो है। यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, व्यास टीला। ये व्यास टीला जो है जलौन में, ना कि चित्रकूट में है, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 105। अब देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न है, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी हम एक एक एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना है आपको। ठीक है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसका 2-3 तरीका हो सकता है। एक तो क्या करे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, नहीं तो क्या करे जो है ये अंश हर को क्या कर ले, सेम बना ले, नहीं तो अंश को सेम बना ले। चलिए इसको करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो क्या क्या इसमें ऑप्शन में है, 3/8, इसके बाद आपका है 3/5, नेक्स्ट था 2/3, और नेक्स्ट 1/2। तो देखिए एक तो तरीका है इसका, आप एलसीएम ले ले, तो एलसीएम आप ले सकते हैं। देखिए 8, 5, 3, 2 है, बाकी एक शॉर्टकट भी है इसका। तो 8, 5, 3, 2 का एलसीएम आपका कितना बन जाएगा, 8×5=40, 120 एलसीएम बन जाएगा इसका। और इस तरह से देखें तो ये आपका बन जाएगा 8 हो जाएगा, और 8×5=40 यानी 15, 15×3=45, यानी 120 इसका एलसीएम आ गया। तब अब एक एक करके हम लिखते जाते हैं। 120 इसका एलसीएम बन गया, तो ये 3/8 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 से ये 15 हो गया, 15×3=45/120 लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये 5 से हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, तो 24, तो ये 72 हो जाएगा, तो 72/120। नेक्स्ट 3 चौका 12, 40 हो गया, तो 40 दूनी 80 बटे कितना हो गया, 120। और नेक्स्ट देखिए 2 छक 12, 60 हो गया, तो ये 60/120। अब इसमें देखिए आपका ये जो हर हो गया ये समान हो गया, तो यहाँ पे तो आप बता सकते हैं कि क्लियरली सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है, तो इसमें क्लियरली आप सभी को क्या दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दे। ठीक है, ऑप्शन आप सभी को दिख ही रहा है यहाँ पे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, यही 45/120, और 45/120 किसके बदले हम लोग लिखे 3/8, तो 3/8 कर लेंगे। इसके बाद देखिए इससे बड़ा कौन है, ये 60/120, तो इससे बड़ा हो जाएगा ये 60/120, तो ये 60/120 हम लोग 1/2 को लिखे हैं, तो 1/2 ग्रेटर देन, इसके बाद ये 72/180 है, और इसके बदले 3/5 है, और ये 80/120 है, ये हम लोग लिखे थे 2/3 के बदले। एक तो तरीका ये हो गया, तो 3/8, 1/2, 3/5 और 2/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दूसरा आप चाहें तो इसको जो है पॉइंट में चेंज कर ले, 3/8 को आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 3/8 को आप लिखेंगे, 8 में 0 लगाएंगे, पॉइंट जो है 8×3=24, 60। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.375। 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं,
5 और 0.6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2/3 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2/3 को, ये तो कटेगा नहीं, 0.666 जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं। तब यहाँ से डेसिमल में भी देख के आप सजा सकते थे कि देखिए सबसे छोटा आपको यही दिख रहा है, ठीक है। इससे बड़ा देखें तो ये दिख रहा है लास्ट वाला, ठीक है, फिर ये दिख रहा है और लास्ट में ये, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। निम्नलिखित जो है 4 संख्याओं का बेमेल कौन सा है, इसमें ये बताना है। तो इसको रीजनिंग में आप काउंट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो चेक कर सकते हैं क्या इसमें सम संख्या है या विषम संख्या है या किसी से कोई डिवाइड हो रहा है, आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर दे। आपसे एट ए टाइम अगर सॉल्व हो जाता है 5-10 सेकंड में तो सॉल्व कर ले, नहीं तो होल्ड करके और आखिरी में इसको करें। देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो अगर ऐड करते हैं हम लोग तो 8 और 7 15 और 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26 और 26 1 27। तो इसका एडिशन जो है 27 बना। अब अगला देखते हैं, 3 4 7, 7 9 16, 16 4 20, 1 21, 21 6 27। फिर देखें 3 1 4, 4 8 12, 12 9 आपका बन जाएगा 21, 21 6 27, 27 प्लस 0 27 ही बनेगा। अगला देखिए 3 8 11, 11 7 18, 3 21, 1 22, 22 से 28। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड किए और ऐड करने में हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी ऑप्शन का एडिशन कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, जबकि इसका 28 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। 4 से बड़ी तथा 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग का चौथाई किस संख्या का वर्ग होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, 4 से बड़ी होनी चाहिए और आपका 16 से छोटा होना चाहिए। ये बीच का संख्या आपसे पूछा गया और कैसा होना चाहिए, अभाज्य संख्या का योग। आपको अभाज्य संख्या पता है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल अपने आप से कटे, नहीं तो एक से कटे। तब 4 से बड़ा अगर अभाज्य संख्या देखेंगे तो कौन आ जाएगा, 5, इससे बाद 7 हो जाएगा, 9 तो नहीं बनेगा, 11, 11 के बाद 13, 13 से बड़ा अब 17 होगा, 17 तो इससे बाहर चला जाएगा। 4 और हमको 16 के बीच लिखना है, यही अभाज्य संख्या आया। बस इसका क्या बताना है, इसका जोड़ किसका वर्ग होगा। तो पहले इसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखिए 7 5 12 हो गया, अब 12 11 कितना हो गया आपका, तो 12 10 22 23 हो गया, 23 10 33 3 36, 36 हो गया। 36 किसका स्क्वायर है, तो 36 आप सभी को पता होगा 6 का स्क्वायर है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका 6 बन जाएगा। ये क्या पूछा गया है यहाँ पे, यहाँ पूछा गया है का वेग, वेग का चौथाई, नहीं नहीं देखिए यहाँ पे वेग का चौथाई किसका वर्ग का वेग है, इसका चौथाई भी आपको करना है, ठीक है। तो ये 36 आ गया। अगर मान लीजिए चौथाई वर्ड नहीं रहता, ठीक है, ये चौथाई वर्ड अगर मान लीजिए नहीं रहता तो आंसर आपका क्या हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे चौथाई है, योग का चौथाई निकालना है, तो योग का चौथाई क्या हो जाएगा, 36/4 यानी 9 हो जाएगा। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 108, 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक, यानी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको किसका निकालना है, 0 और 6 का। अब आप बताइए 0 और 6 में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा क्या, ऐसा कोई अंक आएगा जो दोनों का कॉमन फैक्टर बनेगा, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। और भी आप दूसरा तरीका आपको निकालना पता है। अच्छा 6/0 क्या होता है, क्या जो है 0 को आप डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा, देखिए 0 को जो है आप जो है 0 में 6 से अगर डिवाइड करेंगे, बहुत लोग इसका आंसर क्या बताएंगे, इनफाइनाइट बताएंगे, यानी कहीं इनफाइनाइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। यानी अब 0 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, पता ही नहीं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे हम लोग, एचसीएफ निकालने का तरीका वही होता है, तो अपरिभाषित हो जाएगा। एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं आपसे पूछूंगा 2 और 6 का एचसीएफ निकालिए आप, ठीक है, 2 और 6 में, तो आप क्या बताएंगे, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। देखिए दोनों में सबसे पहले कॉमन कौन है, तो कॉमन तो 2 है और हाईएस्ट भी, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या बन जाता, 2 बन जाता, एसीएफ 2 बन जाता। ऑप्शन डी होगा, समझ आ गया होगा आपको। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वहाँ फैक्टर नहीं होता है। अगला देखिए प्रश्न, किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पे शेषफल 2 आता है। कोई भी धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है, मान लीजिए n कोई नंबर है, इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, 3 से।
3 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आ रहा है तो हमको पता नहीं है कितने बार में डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन इतना पता है कि शेषफल रिमाइंडर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एन स्क्वायर को अगर 3 से हम लोग भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा यही पूछा गया है। देखिए अब एन के जगह पे आप क्या एज्यूम करेंगे कि रिमाइंडर 2 आएगा। बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं है। एन की जगह पे हम लोग 5 अगर रख लें, ठीक है, एन के जगह पे 5 अगर ले लेते हैं तो देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बन जाएगा। तो देखिए केस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन वाला, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, एन के जगह पे हम लोग अगर 5 रखते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है। ठीक, अब चलिए अब दूसरा भी अंक रख के आप जो है देखते ट्राई करते हैं ऐसा। तो यानी एन के जगह पे 5 रखे तो हम लोग रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब एन स्क्वायर करना है, यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 में जो किससे डिवाइड करना है 3 से, 3 में 25 कितना आपको रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे में आंसर देखिए क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 109 हो गया ये, यहाँ पे सही है, एन स्क्वायर को 3 से भाग देने पे। चलिए आंसर आपका यहाँ पे बी ही बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे सही था ना, एन स्क्वायर। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका। ठीक है, देखिए इस लेक्चर को बनाने में या टेस्ट सीरीज को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो मेरा टारगेट यही होता है कि जो भी कंटेंट है, देखिए टेस्ट से आप आ रहे हैं देख रहे हैं तो आपको सीख के जाएं, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। एटलीस्ट 1-2 लोग जो है, मान लीजिए 1 लोग 2-3 लोग से भी शेयर कर देते हैं तो मैक्सिमम लोगों के पास कंटेंट जो है पहुंच जाएगा। दीवार घड़ी में 3.25 3:25 अपराह्न का समय हो रहा है, पे घंटे की सुई और मिनट के बीच में कितना न्यून कोण बनेगा। तो आप इजली बता सकते हैं। इसका 2 तरीका मैं बताया था इस प्रश्न को हल करते हुए। देखिए दीवार घड़ी है और इसमें 3:25 हो रहा है, तो ये मान लीजिए 12 होता है, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका 3, ये 1 हो गया, ये 2, ये 4, ये 5, ये हो जाएगा 7, ये 8, ये 10 और ये हो जाएगा 11। ध्यान से देखें 3:25 हो रहा है, तो कुछ यहाँ पे 3 बज रहा होगा, 3 से थोड़ा नीचे जाएगा। अब 25 का मतलब यानी 5 पे होगा मिनट वाला सुई। देखिए यहाँ पे जो है आपका घंटा वाला जो सुई होगा ये 3 से थोड़ा सा नीचे होगा, और मिनट वाला जो सुई होगा आपका ये तो एग्जैक्ट 5 पे होगा, तभी 3:25 होगा। इसी के बीच का एंगल पूछा गया है। ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। चलिए आप इसको बना सकते हैं, मुश्किल है नहीं। ठीक है, आप सभी को ये बात पता है, ठीक है, कि ये जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो अगर देखेंगे आप, तो इस पॉइंट पे जो है अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर घूम के अगर यहीं पे आ जाते हैं हम, ठीक है, यानी एक क्लॉक पूरा करने में कितना एंगल बन रहा है 360 एंगल बन रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यानी घंटे का सुई जो है 12 बार 12 घंटे में कितने का एंगल बनाएगी 360 डिग्री का। इसका मतलब 1 घंटे में कितने का एंगल बनाएगी, तो सिंपल डिवाइड कर देंगे तो 12×3 = 36 यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये घंटे की सुई 1 घंटे में बनाएगी कितने की 30 डिग्री की, यानी 12 से लेके 1 तक का सफ़र रहेगा इसका 30 डिग्री का। वैसे ही 3 से लेके 4 तक का सफ़र कितना तक का रहेगा, तो ये मान लीजिए जो मिनट का सुई है 5 पर ना होकर 12 पर होता तब तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाता। इसका मतलब क्लियर आपको पता चल गया। अच्छा 1 घंटे में मिनट कितना होता है आप सभी को पता है 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, तो 1 मिनट में सिंपल आप बोलेंगे कि 30/60 यानी 1/2 डिग्री बनेगा। 1 मिनट में इतना बनेगा तो 25 मिनट में कितना बनेगा, आप ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कि 25 मिनट में जो है कितना बनेगा। अच्छा तो यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे ये 3 है और ये 25 है, तो यहाँ पे मिनट का सुई जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका एक मैं शॉर्टकट तरीका भी बताया था, लेकिन ये दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाए क्लियरली। देखिए ये जो है 4 और 5 के बीच मिनट का सुई कितना एंगल बनाएगा,
तो आप कहेंगे सिंपल सा, मिनट का सुई जो है 1 मिनट में जो है कितना बना रहा है, तो ये हाफ डिग्री, तो यहाँ से यहाँ कितना मिनट हो जाएगा, ये 60 मिनट, तो 60 इंटू हाफ 30 डिग्री का ही बनाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तो बन गया 30। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है बस, अगर ये एंगल आप निकाल लिए तो 30 में ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अभी हम लोग क्या देखें कि घंटा का सुई जो है 1 घंटे में कितना का एंगल बना रहा है, तो 1 घंटे में 30 का बना रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा में यानी पूरा मूवमेंट होगा अगर 3 से 4 तक का, तो 30 का बनेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ कितना है, तो 25 मिनट का मूवमेंट हुआ है। तो देखिए 60 मिनट में 30 का बनेगा, तो 25 मिनट में कितने का बनेगा, 30/60 इंटू 25। तो ये 50-25 हो गया, 12 हो गया, 2 छक 12, ये 15 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 50-25/2 लगभग आ जाएगा ये 12.5। ठीक है, 12.5 आ जाएगा। ये सही कैलकुलेशन सही है, 25 मिनट में ही बनाना है। ठीक है, तो 30 हो गया, 30 10 40, 12 से ज़्यादा ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ कैलकुलेशन, ये 42 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आएगा। कुछ जो है कैलकुलेशन हो सकता है एग्जैक्ट नहीं हुआ हो, उसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे बस उसी तरीके से। नहीं तो जो मैं फर्स्ट तरीका बताया था पिछले लेक्चर में जो देखे होंगे, उसे डायरेक्टली फार्मूला ही पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। यहाँ पे दिया है आपको कि यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब सर्कल के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ये मान लीजिए कोई सर्कल हो गया, ठीक है, तो इस सर्कल का ये मान लीजिए रेडियस हो गया, तो इसका परिधि पेरीमीटर होता क्या है, तो आप सभी को पता है 2πr होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है 2 तो कांस्टेंट नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, तो ये आर है। रेडियस आप जैसे जैसे वैरी करते जाएंगे, यानी रेडियस कम करेंगे परिधि कम आएगा। तो आपको एक बात पता यहाँ पे चल गया कि आर ही वैरी करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परिधि 50% बढ़ा दिया जाए, तो परिधि को 50% बढ़ाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 2π। ठीक है, तो परिधि को बढ़ाने के लिए आर को आपको 50% बढ़ाना पड़ेगा, और आर पहले आर है, 50% बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 150/100, ये कैंसिल हो गया है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी आपको क्या करना पड़ेगा 3/2 टाइम्स ऑफ आर करना होगा। तो जैसे ही आपका आर जो है अब आर ना रह के 3/2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, तो परिधि भी इसका क्या हो जाएगा 50% बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो बताइए आप कि पहले जब बढ़ाया नहीं गया था तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो πr² करते हैं इनिशियल वाला। लेकिन जब आप बढ़ा दिए तब क्या क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, तो पाई और आर के जगह पे आप क्या रखेंगे 3/2r, तो 3/2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, पाई इंटू 3×3=9 हो जाएगा, 2×2=4। ठीक है, यानी 9/4, और ये तो आर रहेगा ही r²। अब देखिए यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि पहले जो है एरिया आपका कितना था, तो पहले आपका एरिया था πr², अब क्या हो गया एरिया आपका। ठीक है, तो देखिए कितना जो है बढ़ा, तो ये बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये 9 जो है πr² डिवाइड 4 माइनस क्या करना पड़ेगा πr², तो ये एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 9 πr² माइनस ये आपका जो बन जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4πr², तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 πr²/4। अब देखिए हमको जो है समझाना होता है, इसलिए पूरा हम कैलकुलेशन वगैरह भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट कितना का हो गया 5πr² का, कितना पे इंक्रीमेंट हुआ है आपका, तो इंक्रीमेंट हुआ है πr² पे, तो आपका जो इंक्रीमेंट हुआ उसको ऊपर रखेंगे, प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, तो 5πr² डिवाइड आर कितना पे हुआ है, तो πr² पे हुआ है, इंटू 100, यही परसेंटेज हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए 5πr² डिवाइड आर
और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू 100। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से देखेंगे तो 4 से ये 25 हो जाएगा, 25 बचे कितना हो गया 125, यानी 125% जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 112। देखिए यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री में 10% की जो है कमी दर्ज की गई है, तो पेट्रोल की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न दिखे आपको, तो पेट्रोल का कीमत यदि बढ़ेगा तो सिंपल सा बात है, खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पेट्रोल के दाम में 10% का वृद्धि हुआ है, प्राइस में कितना का वृद्धि हुआ है, 10%। 10% का मीनिंग क्या होता है, देखिए इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। 10% को 10 बटा जो है 100 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 10% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब बोला है यहाँ पे कि 10% का इंक्रीमेंट, तो 10% को 1/10 लिख सकते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। अब मान ले सकते हैं कि इनिशियल एक कीमत है, ये फाइनल कीमत है। तो पेट्रोल का कीमत पहले क्या था, 10 था, अब 10 के बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिक्री में 10% की कमी दर्ज की गई। सिंपल सा बात है, अगर केवल पूछ देता है यहाँ पे, ये जो है मान लीजिए सेलिंग हम लिखते हैं, तो सेलिंग 11 से जो है 10 ही हो जाता। ठीक है, तो ओवरऑल जो है क्या पूछा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो आय किस पे डिपेंड करेगा आपका, सिंपल सा बात है, सेलिंग पे ही, जो आपका सेलिंग होगा उसी पे आपका आय डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है इंक्रीज हुआ है, तो सेलिंग में क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो सिंपल सा बात है, आय में भी क्या हो जाए, डिक्रीज होगा। तो ये 11 से जो है 10 हो जाएगा, और इसका मतलब 1% का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर जो है इसको बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते थे, देख के भी बता सकते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी नॉर्मल मेथड से भी इसको करेंगे। ठीक है, तो पेट्रोल के दाम में जो है कमी या वृद्धि आपको निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अगला देखते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न है। ए साइन को जो है यहाँ पे शेशिंग लिखा जा रहा है, तो किडनैप को जो है क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले देखना होगा आपको, देखिए यहाँ पे ये साइन है, इसको क्या लिखा जा रहा है, SASIG, सॉरी N है, SING। अब देखिए यहाँ पे इसको आखिर कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे AS है, तो यहाँ पे SA लिखा गया है, इसको क्या किया गया है, क्रॉस। ठीक है, यानी सेकंड वाले को फर्स्ट पे, फर्स्ट वाले को सेकंड पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे SI है, तो इसको सेम लिख दिया गया है एज इट इज। फिर देखिए इसको भी क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया, यानी बीच वाला क्या लेटर रहा है, सेम रहा है। तो बस हमको यहाँ पे यही करना होगा, ये KI है तो क्या करें, इसको चेंज कर दें, तो ये IK हो जाएगा। बीच वाले लेटर को बिल्कुल सेम रखें, DN सेम ही रहेगा, और AP यहाँ पे है तो इसको भी चेंज कर देना है, तो ये PA हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपको दिख ही गया होगा, IK DN, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। अगला प्रश्न देखिए। अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें तो आपको 10 प्रश्न तो मिनिमम देखने को मिलेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी पूछा जाए। यानी एनालिसिस ओवरऑल जब हम लोग किए थे तो देखे थे अप्रॉक्स जो है 12 से 14 प्रश्न आ रहे हैं। तो इस टेस्ट में भी लगभग जो है 12-15 प्रश्न रखा गया है आपको। ये डायरेक्शन का प्रश्न है, और खूब सारा डायरेक्शन का अभी तक प्रश्न हल कर चुके हैं हम लोग। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा कोई व्यक्ति है, और 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं जो है दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा था। मैं किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। मैं बार बार बोला हूँ कि इसके लिए आप क्या करें, डायरेक्शन बना ले। तो ये मान लीजिए आपका पूरब हो गया, ईस्ट, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट जो है ये आपका ये है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तब पहला ही प्रश्न है, आप 6 किलोमीटर कहाँ गए, मान लेते हैं हम लोग, चलिए 6 किलोमीटर इधर गए। ठीक है, यहाँ से 6 किलोमीटर चल दिए, दाईं ओर मुड़े। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब यहाँ से दाहिना अपने नीचे हो जाएगा, तो दाईं ओर, और कितना चले, 2 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इस डायरेक्शन में भी चला सकते थे। तो 2 किलोमीटर हो गया। इसके बाद देखें, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अब यहाँ से यदि बाईं मुड़ेंगे आप, तो बायां आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, और 10 किलोमीटर आप गए तो ये 10 हो जाएगा। अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा था,
ये बोल रहा है कि दक्षिण की ओर जा रहा था, यानी ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट ना होके ये दक्षिण है। ठीक है, तब आपको बताना है कि बताइए कि मैं किस दिशा से प्रारंभ किया था। तब ऐसे प्रश्न में देखिए हम तो एज्यूम किए थे कि ईस्ट है, तो हम तो एज्यूम किए और चला दिए, हमको बताया नहीं था कि इनिशियल में कैसे चलना है। ठीक है, लेकिन वो जैसे जैसे बोला हम लोग वैसे वैसे आगे बढ़े, लेकिन ये बोल रहा है कि ये क्या है, दक्षिण है। तो दक्षिण है तो हमको इसको ईस्ट ना मान के क्या मानना पड़ेगा, साउथ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यदि साउथ होगा तो सिंपल सा बात है ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये नॉर्थ होगा। अब देखिए इनिशियल में जो है आप पूछा है किस दिशा में यात्रा प्रारंभ किए थे, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो किस दिशा से, तो देखिए आप यहां से यात्रा प्रारंभ किए थे तो उत्तर से ही प्रारंभ किए थे, किधर, दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है एक शायद। बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, ए सी की बेटी है। देखिए जिनको सॉल्व करना है सॉल्व करें, नहीं तो जिनको मान लीजिए प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ देखें यहाँ पे। देखिए बी डी की माँ है, पहला दिया है यहाँ पे, चलिए तो हम डी बना लेते हैं, और बी जो है डी की माँ है, तो ये जो हो गए बी, और इसकी माँ हो गई। ठीक है, चलिए अगला दिया है सी डी का भाई है, तो डी का भाई कौन है, सी है, तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, यहाँ पे भाई लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक काम हो गया। आगे एच ई की बेटी है, अब एच जो है ई की बेटी है, और नेक्स्ट क्या दिया था इसमें, डी ई की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है, ई है, तो चलिए यहाँ पे ई लिख देते हैं, और ये रिलेशन हो गया पत्नी वाला। और नेक्स्ट दिया था इसमें कि एच ई की बेटी है, यानी ई की बेटी कौन हो गई, एच, यानी एच बेटी हो गई। ई का सी से क्या संबंध होगा, अब देखिए यहाँ पे ई आपका कहाँ दिख रहा है, यहाँ, सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ। अब आप बता सकते हैं, इसमें मुश्किल तो कुछ है नहीं। देखिए ये डी की पत्नी है ई, और ये डी का भाई है सी। ये डी की पत्नी है ई, और डी का भाई कौन है, सी, तो इसमें ससुर तो लगेगा नहीं, चाचा भाई यहाँ बहनोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 144, 100 है, 64 है, यहाँ से देखिए सीरीज अपने को दिख रहा है। ठीक है, एक डिक्रीज होता हुआ सीरीज दिख रहा है, तो आसान प्रश्न है, आप लोग हल कर भी लिए होंगे बहुत लोग। ये देखिए 144 किसका है, 12 का स्क्वायर है, ये जो है 10 का स्क्वायर है, ये जो है आपका 8 का स्क्वायर है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि 12 के बाद 10 हुआ है, 10 के बाद 8, यानी दो दो कम हो रहा है, यानी अब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। इसके बाद देखें तो ये 4 का स्क्वायर है, यानी 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, एक ए बी है यहाँ पे, तो आपको फिल करना है। देखिए आप लोग बना सकते हैं, देखिए ए बी है यहाँ पे, ए बी के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे पेयर में हम लोग 4 4 का पेयर लगा देते हैं, ये 4 हो गया, ये 4, ये 4, ये 4। देखिए यहाँ पे ए बी के बाद यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं सी, उसके बाद ए बी सी है ये, तो यहाँ पे जो है, चूंकि देखिए पहले वाले पेयर में क्या है अपना, 2 बी है, एक सी है, यहाँ पे ए बी सी आ गया तो बी आएगा। फिर देखें ए बी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको, तो यहाँ पे सी आना चाहिए। फिर देखें यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, ए आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी सी ए। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए है। अगला चलिए प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में कहाँ की गई थी। ठीक है, तो ये आगरा में किया गया था, फैक्चुअल सा प्रश्न था। एक और प्रश्न यहाँ पे यूपी स्पेशल है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता दर में शीर्ष स्थान पे कौन जिला था, यानी गांव में। देखे तो गांव में जो है अगर देखेंगे तो औरैया, ठीक है, शीर्ष स्थान पे पूछा हुआ था। न्यूनतम अगर पूछा जाता तब आंसर श्रावस्ती हो जाता। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व या पार्क को उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन और सुहेली नदी द्वारा जो है दिया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसका निर्धारण जो है सुहेली नदी के द्वारा किया जाता है। ये दुधवा ही राष्ट्रीय पार्क है। अब देखिए यहाँ से जो है सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर है, 20 प्रश्न। ठीक है, सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध जो है आनकोलास्टिक को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित
65वें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है राबी कन्नन को। आगे देखते हैं, सितंबर 2023 में जो है किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो ये कौन है? बांग्लादेशी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 123, सितंबर 2023 में संपन्न हुए यूएसए ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम जो है टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीता? देखिए, एक खेल का वीडियो बना हुआ है और करंट अफेयर से हम जो वार्षिकी पूरा कंप्लीट किए हैं, ठीक है, घटना चक्र, तो जाके आप देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेनियल जो है मेदवेदेव। अब डेनियल मेदवेदेव कहाँ के खिलाड़ी है, भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ये रूस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, सितंबर 2023 में 43वें जो है आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। पैरेलली आप लोग आंसर करते रहें। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 125, भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक उपचुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूर्व जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। सितंबर 2023 में प्रसिद्ध जो है कृषि वैज्ञानिक और भारत के हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में बताना है कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, अब ऑप्शन भी दिख रहा होगा। 1989 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था। 1987 में जो है उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, दोनों कथन ही सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अगला देखें, एक्सरसाइज जो है युद्ध अभ्यास 2023 का प्रारंभ भारत और किस देश के मध्य सितंबर 2023 में किया गया था? ये कौन हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखें, प्रश्न संख्या 29, सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? ये 2018 का जो है एवरीवन इज ए हीरो। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 130, सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा, वाहिदा रहमान। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? ये जो है हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? जो लोग भी वो करंट अफेयर वाला वीडियो देखे होंगे, सारा ही प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 40वां। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपको मेघालय में। सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया गया? देखिए, सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। अगला देखते हैं, सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियान झील को साफ रखने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया? तो ये जो हो जाएगा मेघालय। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? ये हिंडन जो है एयरबेस हो जाएगा। अगला देखते हैं, सितंबर 2023 में बिरंगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत का 54वां जो है बाघ अभयारण्य बना, ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। सितंबर 2023 में भारतीय सेना और
संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वां जो है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ आपको? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पे रहा? तो ये आपको मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का देखते हैं। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया? ये जो है आर माघवन को। इस तरह से हम लोग जो है इसका टेस्ट नंबर 18 फिनिश किए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। अब एक लोग जो है 2-3 लोग से शेयर कर ही सकते हैं, ठीक है, जिससे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। हमारा टारगेट बस यही ध्येय उद्देश्य यही है कि अच्छा कंटेंट जो है मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंचे। अच्छा, आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहते हैं। मैक्सिमम लोग अगर कमेंट करते हैं किसी टॉपिक को लेके, बाकी हम लोग टेस्ट सीरीज करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा इधर एक आध दिन जो है फेस्टिवल सीजन और थोड़ा सा इसके वजह से थोड़ा एक आध दिन आपको जो है टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिल पाया। बाकी हम कंटिन्यू काम करते रहे और करते भी रहेंगे। यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, थोड़ा धैर्य आप सभी रखेंगे जो लोग उसका जो है एग्जाम लिखने वाले हैं। बाकी अभी आर को लेके काम जो है अपना चलता रहेगा। तो इसके बाद जो है जो भी टेस्ट अवेलेबल बेहतर होगा हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सुबह आके आप लोग जो है 8:15 पे, ठीक है, आप लोग कमेंट करके लिखेंगे कि इससे पहले अगर बताएंगे तो इससे पहले भी टेस्ट अवेलेबल करा देंगे हम, ठीक है। इसके साथ पैरेलली एक टेस्ट जो है और आपको जल्द ही अवेलेबल हम कराएंगे, वो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है आप आंसर जो है आंसर भी उसका हम एक टाइम उसके लिए रखेंगे और उस टाइम पे आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा जो यूट्यूब पे चल रहा है इसके अलावा एक और टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।